हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। ये जो संवाद है इसके रचयिता तुलसीदास जी है। मैंने पिछली वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काफी डिटेल में एनिमेशन के थ्रू इसका समरी एक्सप्लेन किया था आपको। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा। पहले आप इस चैप्टर का समरी समझिए कि चैप्टर में लाइन बाय लाइन क्या कह रहा है, उसके बाद आप इसका प्रश्न अभ्यास करिएगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर इस चैप्टर का शॉर्ट समरी दे देती हूँ। तो इस संवाद में उस समय की बात किया गया है जब श्री राम, लक्ष्मण और जो विश्वामित्र थे वो जनकपुर के महल में पहुंचे थे। यहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। यहाँ पर सभी राजा आए थे और वहां पर राजा जनक ने शिव के धनुष को रख के एक शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष को उठा देगा उनका ब्याह उनकी पुत्री सीता जी के साथ हो जाएगा। और जब श्री राम धनुष उठाने गए तो उनके हाथ से वो धनुष टूट गया, जिसके गर्जन से परशुराम जी का तपस्या ध्यान टूट गया है। और वो गुस्से में आकर स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वो सबसे पूछने लग जाते हैं ये धनुष किसने तोड़ा था, क्योंकि जो परशुराम है वो शिव के भक्त है और वो धनुष किसका था, शिव जी की था। तो अगर शिव जी का धनुष टूटा इसका मतलब उनके गुरु का अनादर हुआ। इसलिए वो महल में आके काफी गुस्से में पूछने लग जाते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। और परशुराम के सवालों का उत्तर राम और लक्ष्मण क्या देते हैं वही यहाँ पर इस संवाद में दिया गया है। इसलिए इस चैप्टर का हमारा नाम ही क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मतलब राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या क्या बातें हुई। ठीक है, ये तो मैंने बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में। बट आपको ये अच्छे से डिटेल में आपको समरी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर अवधी भाषा में लिखा गया है उसका मैंने काफी अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन किया है विद एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में उस संवाद से रिलेटेड कोई लाइन मिल जाता है उसका भाव स्पष्ट करने के लिए, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब धनुष टूट गया था और परशुराम ने क्रोध किया था तो उनके क्रोध पे लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए थे वो हमें यहाँ पर उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। क्या क्या तर्क दिए चलिए देखते हैं। तो पहला तर्क है, बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। जब लक्ष्मण जी तर्क देते परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में न जाने कितने सारे धनुष तोड़े थे लेकिन तब तक किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष को तोड़ने से आपको क्यों क्रोध हो रहा है, इस धनुष से आपका क्या विशेष लगाव है। तो पहला तर्क लक्ष्मण जी ने ये दिया। ठीक है, दूसरा तर्क दे रहे कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। जब दूसरा तर्क लक्ष्मण जी देते हैं कि राम ने तो इस धनुष को नया और मजबूत समझा था और बस छुआ ही था, लेकिन धनुष तो पुराना निकला और कमजोर था इसलिए हाथ लगाते ही टूट गया। ठीक है, तीसरा तर्क देते हैं कि हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें तो ये धनुष साधारण नहीं लगा, क्योंकि वो धनुष किसका था, शिव जी का था। इसलिए परशुराम जी काफी गुस्सा हो गए थे। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या तर्क दे रहे हैं कि हमें तो ये धनुष साधारण ही लग रहा है। अगला तर्क देते हैं कि इस धनुष तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि ये धनुष तोड़ते हुए उन्हें किसी लाभ या फिर हानि के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर लाभ और हानि किस प्रकार से हो रहा है कि अगर ये शिव का धनुष टूट जाए तो कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई मुनि गुस्सा हो जाएंगे या फिर किसी को बुरा लगेगा या फिर किसी को अच्छा लगेगा। मतलब इस प्रकार का लाभ और हानि यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चार तर्क है जो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से दिए धनुष को टूट जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन पूछ रहे कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दी। मतलब राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार से जो परशुराम का क्रोध था उनका रिएक्शन दिया, उसके आधार पर आपको राम और लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में यहाँ पर बताना है, विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में विशेषताएं पूछी जाएंगी इसका मतलब आपका आंसर थोड़ा और लंबा होगा, आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके डीपली एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर भी क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये काफी इजी है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आप इसको इजीली लिख पाएंगे। चलिए एक बार हम लोग उत्तर को भी देख लेते हैं। राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से
परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो मृदुभाषी मतलब क्या होता है कि जो मीठा बोलता है, जो व्यक्ति मीठा बोलता है। तो जो श्री राम थे वो काफ़ी विनम्रता, काफ़ी शांत भाव से, काफ़ी मीठे वचनों के साथ वो परशुराम जी से कहते हैं कि जो धनुष तोड़ने वाला होगा, ज़रूरी आपका कोई दास होगा। आगे कहते हैं, अंत में आँखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। और इस संवाद के अंत में जब लक्ष्मण काफ़ी ज़्यादा ताने देते परशुराम को कह रहे थे, तो राम ने अपने आँखों के इशारे से ही लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कह दिया। इन सभी से हमें क्या पता चलता है कि जो राम का स्वभाव था, वो काफ़ी शांत और धैर्यवान था, ठीक है? और उनका वाणी कैसा था? काफ़ी मधुर था, काफ़ी मीठा था, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखेंगे, तो आप आंसर में भी उसको यूज़ करके काफ़ी लॉन्ग आंसर लिख पाएँगे। जैसे कि शांत और धैर्यवान, मधुर वाणी, मृदुभाषी, लक्ष्मण को इशारे से शांत कर दिया। तो ये कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप यूज़ करके राम के जो प्रति स्वभाव था उसकी विशेषता आप लिख पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग लक्ष्मण के स्वभाव को देखते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। उग्र मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। वो व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी-सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। तो आपको इस संवाद में देखने को मिलेगा कि जो लक्ष्मण जी है, वो परशुराम जी को काफ़ी व्यंग करते हुए उनको काफ़ी कुछ बातें कह जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो लक्ष्मण जी है वो काफ़ी व्यंग करते हैं, ठीक है? आगे है कि वे परशुराम की क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं। जब परशुराम जी काफ़ी क्रोध में आकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो बिना उनके क्रोध का चिंता किए हुए लक्ष्मण जी उनका अपशब्दों का प्रयोग ना करने के लिए भी कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लक्ष्मण जी वो काफ़ी निडर थे। वो उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तो लक्ष्मण जी उनके जो क्रोध था उनको अन्याय समझते थे, इसलिए वो पूरा जोर से, पुरजोर मतलब पूरे जोर से, पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, उसके विरोध करते हैं। तो आप ये सब पॉइंट्स अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो इस उत्तर में आपको देखने को मिलेगा कि हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी यूज किया है, जिससे हम राम और लक्ष्मण की विशेषताएं को भी बता पाए। जैसे कि आंखों से इशारा कर दिया था लक्ष्मण को शांत करने के लिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो राम थे वो काफी शांत भाव के थे। और यहाँ पे हमने लक्ष्मण जी के स्वभाव में क्या एग्जाम्पल यूज़ किया कि जो परशुराम थे वो काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए वो उनको बिना डरे हुए उसका विरोध करते। मतलब यहाँ पर जो हमारे लक्ष्मण जी वो निडर है, उनके क्रोध को वो विरोध कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लक्ष्मण जी वो उग्र भी है। तो जब भी आप किसी के स्वभाव के लिए इस प्रकार से वर्ड यूज़ करेंगे, शांत, धैर्यवान, मृदुभाषी, तो वो क्यों है? तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको और समझाइएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, इस रीज़न की वजह से आप उन्हें ये बता रहे हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ था, उनमें से कौन-सा अंश आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और उस संवाद को अपने शब्दों में संवाद शैली में ही लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण, ये धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब श्री राम। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। फिर परशुराम जी अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं कि हे बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि जो हमारा संवाद है वो अवधि भाषा में लिखा गया है। इसलिए आपको जो भी अंश पसंद आ रहा है उसको सरल भाषा में और संवाद शैली में ही लिखना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये संवाद लिया है। अगर आपको कोई दूसरा संवाद पसंद है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या-क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सभा में परशुराम ने अपने बारे में क्या-क्या कहा है, अपनी क्या-क्या बढ़ाइयाँ की है, उसको आपको नीचे दिए गए पद्यांश के आधार पर लिखना है। यहाँ पे क्या-क्या पद्यांश दिया है उसको हम पहले देख लेते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ न के अर्भक दलन परसु मोर, अति घोर। इन सारे पद्यांश में परशुराम जी खुद का बढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितने महान है, वो कितनी शक्तिशाली है। यहाँ पर पद्यांश में वो क्या क्या अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं, उसी को हमें यहाँ पर उत्तर में लिखना है। लक्ष्मण के परशुराम को व्यंग कसने पर परशुराम ने कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी है और क्रोधी स्वभाव के हैं।
वे समस्त संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध है। वे अभिमान से बताते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान दिया है और उनकी इस फरसे ने सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। तो सहस्त्र बाहु मतलब जिसके हजार भुजा है, तो उन्होंने उनके बाहों को भी काट डाला था। आगे कहते हैं, अतः राजकुमार मेरे इस फरसे को अच्छे से देख लो। इसकी भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। उनका फरसा बहुत भयानक है। जब परशुराम जी खुद का तो तारीफ कर ही रहे थे, खुद की तो प्रशंसा कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो उनका शस्त्र था फरसा, उसका भी काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे और कहते हैं कि उनका जो फरसा है वो काफी ज्यादा भयानक है। तो फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से परशुराम जी खुद की विशेषता लक्ष्मण को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब परशुराम जी खुद की तारीफें करते थे कि मैं इस प्रकार का योद्धा हूँ, ऐसा योद्धा हूँ, मैं इतना महान योद्धा हूँ, तब लक्ष्मण जी परशुराम के साथ तर्क करते हुए वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं वो बताई थी। तो हमें वो यहाँ पर उत्तर में बताना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई है। क्या क्या विशेषताएं बताई है, चलिए आगे देखते हैं। पहला विशेषता है कि वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। वो अपनी वीरता का बखान अपने आप ही नहीं करते, अन्यथा उनकी वीरता खुद उनके गुणों का बखान करती है। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर होता है उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, शांत, विनम्र और साहसी हृदय का होना चाहिए और अपनी वीरता का बखान अपने आप ही नहीं करना चाहिए। अगर आप वीर है तो लोग आपका खुद ही बखान करने लग जाएंगे। आगे कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लग जाती है। दूसरी विशेषता लक्ष्मण कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लग जाती है। मतलब अगर आप वीर योद्धा है तो आपका गुणगान आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, दुनिया खुद ब खुद ही करने लग जाएंगी कि वो काफी वीर है। आपकी वीरता को दुनिया खुद ब खुद गुणगान करने लग जाएगी। अगली विशेषता है, वो किसी चीज से जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखते और बात बात पर क्रोध नहीं करते। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो किसी भी चीज में, किसी भी जरूरत की चीज में ज्यादा मोह नहीं रखते हैं और बात बात पे क्रोध नहीं करते। परशुराम जी तो बात बात पे क्रोध कर रहे थे, लेकिन जो सच्चा योद्धा होता है, जो वीर योद्धा होता है, वो क्रोध नहीं करते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, वीर सदैव दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। जो महान योद्धा होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, वो दूसरों का हमेशा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, वीर कभी भी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो खुद की ताकतों पर, खुद की शक्तियों पर अभिमान नहीं करते, मतलब घमंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 5 विशेषता यहाँ पर लक्ष्मण जी ने एक वीर योद्धा का यहाँ पर संवाद में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। ठीक है, तो आपको कोई भी काम पूरा करने के लिए साहस चाहिए होता है और शक्ति चाहिए होता है। और साथ में अगर आप विनम्रता, काफी शांत स्वभाव से भी जुड़ जाते हैं, काफी शांत होके उस चीज को पूरा करते हैं, किसी भी काम को, तो काफी ज्यादा कारीगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है। अगर आप विनम्रता के साथ कोई भी काम पूरा करेंगे तो आपको आंतरिक खुशी भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप काफी ज्यादा गुस्सा में होके कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कोई बात बोल रहे हैं तो आपको आंतरिक क्या होगा, परेशानियां ही बढ़ेंगी, आप काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाएंगे। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। अगर आप कभी कोई गलती भी कर रहे हैं और आप काफी विनम्र से बोलते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती होती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, तो जो सामने वाले भी है वो भी आपको रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपको आदर करने लग जाएंगे, आपकी गलतियों को माफ कर देंगे। ये व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। तो साहस, शक्ति और विनम्रता हमारे जो व्यक्तित्व कार्य होता है उसको और आसान बना देती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमें संवाद से 2 पदार्थ दिए होंगे, उनका हमें भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको इस चैप्टर का समरी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको इस पदार्थ में कोई भी 2 पंक्तियां दे देंगे एग्जाम में और आपको उसका भाव स्पष्ट करने दे देगा। तो अगर आपको उस चैप्टर का समरी ही नहीं पता है तो आप उसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप चैप्टर के समरी को पहले समझिए। अगर आपको समरी पता भी होगा तो चैप्टर से जुड़े कितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहसी लखनऊ बोली मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी।
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावर फूकी पहाड़ो। अब इन दो पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है, तो हमारा उत्तर देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा ऊपर। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस से ली गई है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों का जवाब दिया गया है। इसका भाव क्या हो जाएगा? भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप तो घमंडी हो चुके, आप अभिमान के वश में हो गए हैं। आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा के डरा रहे हैं? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मारेंगे और पहाड़ भी उड़ जाएगा। तो ये फूंक मार के पहाड़ उड़ाने वाला क्या है? एक व्यंग है। इस तरह से व्यंग कसते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। तो इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये सब बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 का ख नंबर। यहाँ कुंवरपतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी चाही, देखी कुटारो सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो इन दो पंक्तियों में भी लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग करते हुए, उनको ताने देते हुए कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। तो इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी का जो अपशब्द बोले गए थे उनका उत्तर देते हुए वो कह रहे हैं। ठीक है, भाव ये है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है। यहाँ पे फूल नहीं होगा, पत्ता होगा। ठीक है, पत्ते। ठीक है, कि हम कोई छुई मुई के पत्ते नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। यहाँ पे लक्ष्मण जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परशुराम जी थे वो लक्ष्मण को बार बार अपनी उंगली दिखाते हुए वो उनको बोल रहे थे, उनपे वो गुस्सा कर रहे थे। इसलिए वो यहाँ पर ये छुई मुई का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि हम लोग कोई छुई मुई के पत्ते नहीं है जो आपकी तर्जनी देखते हुए, आपकी उंगली देखते हुए हम लोग मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करे। जब लक्ष्मण जी कहते हैं हम बालक तो है, लेकिन आपने जो फरसे और धनुष बाण लिए हैं वैसे तो हमने बहुत ही देखे हैं, इसलिए आप हमें नादान बालक समझने की भूल नहीं कीजिए कि आप अपने फरसे और धनुष बाण को दिखा के हमें डरा देंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 का ग नंबर। गादी सुनु का हृदय इसी मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खार न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो उत्तर हो जाएगा प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी के बुद्धि पर हंसते हैं। तो ये जो दो पंक्तियां है, ये विश्वामित्र परशुराम की बातों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। तो भाव हो जाएगा हमारा, परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खार समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहे हैं कि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि वो ही एक वीर योद्धा है और कोई भी वीर योद्धा नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सामने जो दो वीर पुरुष खड़े हैं, जो जिन्हें वो नादान बालक समझ रहे हैं, वो काफी वीर योद्धा है। परशुराम को लग रहा है कि ये जो बालक है वो गन्ने की खार के समान है, मतलब गन्ने के पौधे के समान है। उन्हें नहीं पता है कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति ही एक वीर योद्धा है। और आगे विश्वामित्र कहते हैं कि परशुराम का स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सावन में सब अंधे हो जाते हैं कि हाँ चारों तरफ हरियाली ही है, उसी प्रकार परशुराम को भी लग रहा है कि चारों तरफ हरा ही दिखाई दे रहा है। मतलब उनके जैसा और कोई नहीं है, वो क्रोध और अहंकार के वश में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये जो हमारा पाठ है उसमें तुलसी की भाषा का जो सौंदर्य है उस पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां निम्नलिखित है। पहला है, ये काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये जो हमारा काव्यांश है वो तुलसीदास द्वारा लिखित जो रामचरितमानस है उसके बालकांड से ली गई है। बालकांड मतलब राम से जुड़े जितनी भी उनकी बाल कथाएं थी उसे बालकांड बोला जाता है। तो वहीं से ये जो
संवाद है उसे लिया गया है और वो अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है। दूसरा है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। तीसरा है, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। ये जो काव्यांश है उसमें दोहा, छंद हो गए, चौपाई हो गए, इस सब का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। भाषा में लयबद्धता है। लयबद्धता मतलब राइमिंग। तो आपको इस काव्यांश में देखने को मिलेगा कि जो कुछ कुछ लाइनें हैं वो उसमें आपको लयबद्धता देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे खत्म हो रहा है उसी से मिलता जुलता ही एक लयबद्धता शब्द से शुरुआत हो रहा है। मतलब उन दोनों पंक्तियों में एक लयबद्धता आपको देखने को मिलेगा इस काव्यांश में। पांचवा है हमारा, प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां ने काव्य को सजीव बनाया है। तो ये जो काव्यांश है इसमें आपको मुहावरे और लोकोक्तियां भी मिलेंगी, जैसे कि उमरबतिया हो गया, फूंक मारते ही पहाड़ उड़ जाएगा। तो इस प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए ये काव्य काफी ज्यादा सजीव लग रहा है, मतलब काफी ज्यादा और जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि आप कोई भी बात को अगर मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ जोड़ते हुए आपको उसको बताएंगे तो काफी ज्यादा सजीव बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां थी इस काव्य को और सजीव बना दिया है। नेक्स्ट है हमारा, वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। ये जो रस वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है ये हमारा हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो यहाँ पर वीर और रौद्र रस का प्रयोग ये जो काव्यांश है इसमें मुख्य रूप से किया गया है। तो ये वीर और रौद्र रस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा है। वीर रस लक्ष्मण के लिए होगा और रौद्र रस परशुराम के लिए होगा। नेक्स्ट है हमारा, कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। शांत रस का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है? जब लक्ष्मण काफी विनम्र भाव से, काफी शांत स्वभाव से परशुराम को कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक शांत रस को देखने को मिलेगा। अगला है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। तो इस काव्यांश में आपको अलंकार भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से अलंकार? अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है। अगला है, व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसंगानुकूल भाषा मतलब ऐसा भाषा जहाँ पर शब्दों को सही तरीके से यूज किया गया, मतलब परफेक्ट लाइन यूज किया गया है हर एक परफेक्ट चीज के लिए। ठीक है, तो सही तरीके से सही शब्दों का यूज किया जाने से जो हमारा काव्यांश है वो काफी ज्यादा और अच्छा हो गया है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो काव्यांश है उसमें प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा प्रसंग है उसमें व्यंग का काफी ज्यादा अनूठा सौंदर्य है, क्योंकि यहाँ पर जब लक्ष्मण परशुराम को काफी ज्यादा व्यंग करते हुए कहते हैं और परशुराम जी भी काफी ज्यादा ये व्यंग करते हुए लक्ष्मण को कहते हैं, तो यहाँ पर जो व्यंग का अनूठा सौंदर्य है उसे हमें उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। ये जो हमारा काव्यांश है उसमें मूल रूप से हमारा व्यंग ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण लिए गए जो व्यंग के रूप में इस काव्यांश में यूज हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई। लक्ष्मण परशुराम, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर हो जाएगा समय छोटियों की मात्रा। ये दो पंक्तियां ये लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई ध्वनियां तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। तो यहाँ पर जब परशुराम जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए परशुराम से कहते हैं कि हमने तो ऐसे धनुष बचपन में कितने तोड़े हैं, तब आपने क्यों गुस्सा नहीं किया, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। इस प्रकार से इस काव्यांश में व्यंग प्रयोग हुए हैं। अगला उदाहरण है हमारा, मातु पितहि जनि सोच बस कर सी महिष किशोर, गर्भ न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोचो, ये तो मेरा फरसा बहुत भयानक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। तो इन दो पंक्तियों में परशुराम व्यंग करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि हे बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि तुम इस तरह से मेरे से जबान लड़ा रहे हो, तुम मुझे इतना कुछ बोल रहे हो, मेरा फरसा कितना धारदार है, इससे तुम्हारा वध हो सकता है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तब तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। और आगे कहते हैं कि मेरा फरसा तो इतना तेज है, इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे जो बच्चा है वो भी डर के मर जाता है। अगला उदाहरण है, अपने मुंह तुम्ह आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। यहाँ पे परशुराम खुद के बारे में बढ़ाई किए जा रहे थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैंने कितने राजाओं को मारा है, उनकी जमीनों को लेकर ब्राह्मणों को दान कर दिया है, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। वो खुद का ही बढ़ाई किए जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम का व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये तो मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं, मतलब मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब खुद का ही तारीफ करना। ठीक है।
अगला उदाहरण है, मिले न कबहू सुबह रण गाढ़े, दिव विजेता घरे के बाढ़े। यहाँ पर भी लक्ष्मण जी परशुराम पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से हुआ ही नहीं है, इसलिए आप घर के शेर है। यहाँ पर घर का शेर का वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जो परशुराम जी थे वो अपने पिता के कहने पर अपनी माता का हत्या कर देते हैं और अपने परिवारजनों के बीच ही युद्ध करते हुए लड़ते हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर घर का ही शेर बताया गया है कि लक्ष्मण बोल रहे हैं आप अपने घर का ही शेर है, घर के लोगों के साथ ही युद्ध कर रहे हैं और जीत रहे हैं। आपको तो कभी असली योद्धा के साथ सामना ही नहीं हुआ है। इस प्रकार से व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। तो ये जो सारे उदाहरण हमने पढ़े, ये सारे क्या थे? व्यंग थे। ये कवि लक्ष्मण परशुराम पे कर रहे थे और परशुराम कवि लक्ष्मण पे कर रहे थे। तो आप देख पा रहे कि जो हमारा काव्यांश है इसमें कितना ज्यादा व्यंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है, उसमें आपका अलंकार पहचानना है। ठीक है, अलंकार के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आप अलंकार के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अलंकार के ऊपर लाऊंगी। ठीक है, तो हमारा पहला पंक्ति है, बालू को बोली बधो नहीं तू ही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज हो रहा है? अनुप्रास अलंकार। क्यों यूज हो रहा है? चलिए देखते हैं। बालको बोधि बधो में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो इस पंक्ति में जो हमारा ब वर्ण है वो बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो इस पंक्ति में हमारे दो अलंकार हो रहे हैं, एक अनुप्रास अलंकार और एक उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों हो रहा है? कोटि कुलिस, यहाँ पर जो कोटि है और कुलिस है, तो यहाँ पर जो हमारा क वर्ण है वो बार बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार क्यों हो रहा है? कोटि कुलिस सम वचनों में उपमा अलंकार है, चूंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। तो में जो सम शब्द है वो समान, मतलब यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा ग नंबर। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो यहाँ पर भी हमारा दो अलंकार प्रयोग किया जा रहा है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर जनुवाचक शब्द है। यहाँ पर जो जनु वर्ड हो रहा है ये किस में यूज हो जाए? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, इसलिए जो हमारा पंक्ति है ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। और दूसरा क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मतलब यहाँ पर बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है, मतलब यहाँ पर एक ही शब्द बार बार यूज हुआ है और उसका जो मीनिंग है वो अलग नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घ नंबर। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानो, बड़े तीखे जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो इन दो पंक्तियों में भी हमारा दो अलंकार प्रयोग हो रहा है, पहला है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। तो पहले उपमा अलंकार को देख लेते हैं। लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान अवाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृगुकुपी किसानों में उपमा अलंकार है, और दूसरा जल सम वचन में, और यहाँ पे भी हमारा सम का सब प्रयोग हो रहा है, सम मतलब समान, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। दूसरा हमारा रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। यहाँ पर जो रघुकुल भानु है वो किसे कहा जा रहा है? श्री राम को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर राम के गुणों की समानता जो तुलना है वो किससे किया जा रहा है? सूर्य से किया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है? जब हम किसी के गुणों की तुलना, किसी की तुलना हम किसी और चीज से करते हैं। इसी के साथ हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड के क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड इस चैप्टर का समरी वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।